हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं देयर विल कम सॉफ्ट ड्रीम्स का सेकेंड पार्ट, जिसे लिखा है एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर रे ब्रैडबरी ने। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट में हमने पढ़ा था कि घर खुद को कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, घर कितना फ्यूचरिस्टिक हाउस है और घर के लोग कहाँ गए हुए हैं, घर खाली क्यों है, वगैरह वगैरह। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए। इससे पहले आप पार्ट 1 देख कर आइए, तब आपको आगे कहानी समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए देयर विल कम सॉफ्ट ड्रीम्स बाय स्मार्ट लर्निंग बाय एसके। चलिए अब बिना टाइम बर्बाद किए इस पार्ट को शुरू करते हैं। 235 Bridge tables sprouted from patio walls, playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. Martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played, but the tables were silent and the cards untouched. दोस्तों, ब्रिज टेबल एक तरह का कार्ड गेम होता है। स्प्राउटेड मतलब केम आउट। पेशियो वॉल्स मतलब एक तरह का कोर्ट यार्ड कह सकते हैं, जो कि घर से जुड़ा हुआ होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। फ्लटर्ड मतलब जल्दी जल्दी मूव करना। पैड्स मतलब मशीन का जो फ्लैट पार्ट होता है ना, उसको पैड्स कहते हैं। पिप्स मतलब जो कार्ड पर शेप बने हुए होते हैं, उसको पिप्स कहते हैं। मार्टिनीज मतलब एक तरह का कॉकटेल होता है जिसमें अल्कोहल मिलाया जाता है थोड़े ज़्यादा अमाउंट में। मैनिफेस्टेड मतलब दिखाना, शो करना। ओकेन बेंच मतलब ओक से बना हुआ टेबल। तो 2:35 पर पेशियों की दीवारों से ब्रिज टेबल निकल आए, मतलब कार्ड गेम्स निकल आए। खेलने के कार्ड्स पैड्स पर गिरने लगे। मार्टिनी और एग सलाद सैंडविच ओक के बेंच पर आ गए। म्यूज़िक बजा, लेकिन टेबल खामोश थे और कार्ड्स अनछुए रहे। दोस्तों, मार्टिनी मतलब पहले आपको बताया है मैंने, मार्टिनी मतलब एक तरह का कॉकटेल होता है जिसमें अल्कोहल मिलाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि इस घर के लोग 2:30 बजे कार्ड गेम्स खेलते थे, मार्टिनीज़ और एग सलाद सैंडविच खाते हुए और साथ ही म्यूज़िक सुनते हुए। लेकिन अब कोई नहीं था जो ये कार्ड गेम खेलता। एट 4 o'clock द टेबल्स फोल्डेड लाइक ग्रेट बटरफ्लाइज बैक थ्रू द पैनल्ड वॉल्स। 4:30 द नर्सरी वॉल्स ग्लोड। 4 बजे टेबल वापस दीवारों में समा गए जैसे तितलियाँ समाती हैं। 4:30 बजे नर्सरी के दीवारें चमकने लगी। थोड़ा लंबा पैराग्राफ है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इसको पूरा पढ़ दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। एनिमल्स टूक शेप, येलो जिराफ्स, ब्लू लायंस, पिंक एंटीलोप्स, lilac panthers cavorting in crystal substances. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clogged through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp, cereal meadow. Over this ran aluminium roaches and iron crickets, and in the hot still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spurs. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, the lazy bumble of a purring lion, and there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain, like other hoofs falling upon the summer-starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched grass, mile on mile, and warm endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. जानवर शेप लेने लगे, पीले जिराफ, नीले शेर, गुलाबी एंटीलोप्स। दोस्तों, लीलैक पर्पल कलर को कहते हैं। तो पर्पल पैंथर क्रिस्टल के सब्सटेंस में खेल रहे थे। दीवारें कांच की बनी हुई थी। वे कलर और फैंटेसी मतलब मनगढ़ंत चीज़ें दिखा रहे थे। छुपी हुई फिल्में तेल लगे स्प्रॉकेट्स के थ्रू चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें जिंदा हो गई। नर्सरी के फर्श को कुरकुरे आवाज़ करने वाले घास के मैदान जैसे बनाए गए थे। इसके ऊपर एल्युमिनियम के तेल चट्टे और लोहे के झिंगूर दौड़ रहे थे और गर्म हवा में नाजुक लाल टिश्यू के तितलियां जानवरों के खुशबू के बीच लहरा रही थी। एक बड़े पीले मधुमक्खियों के छत्ते की तरह आवाज़ थी और एक आलसी शेर का गूंजता हुआ आवाज़। दोस्तों, ओकापी इसको कहते हैं। तो ओकाबी के पैरों के चहल पहल और ताज़े जंगल की बारिश की हल्की आवाज़ थी। दोस्तों, हूफ इसको कहते हैं। तो जैसे गर्मियों की घास पर अन्य हूफ्स गिर रहे हो। अब दीवारें सूखी घास के मीलों दूर के मैदानों
और गर्म एंडलेस आकाश में घुल गई। जानवर कांटेदार झाड़ियों और पानी के होल्स में दूर चले गए। यह बच्चों का समय था। 5 o'clock, द बाथ फिल्ड विथ क्लियर हॉट वाटर। 5 बजे बाथटब में गर्म पानी भर गया। 6, 7, 8 o'clock, द डिनर डिशेस मैनिपुलेटेड लाइक मैजिक ट्रिक्स एंड इन द स्टडी अ क्लिक। In the metal stand opposite the hearth where a fire now blazed up warmly. A cigar popped out, half an inch of soft grey ash on it. Smoking waiting. दोस्तों मैनिपुलेटेड मतलब किसी चीज़ को स्किल के साथ हैंडल करना। हर्थ मतलब फायर प्लेस। पॉप्ड आउट मतलब निकलना। 6, 7, 8 बजे रात के खाने के बर्तन जादू की तरह उठाए गए और स्टडी रूम में एक क्लिक की आवाज़ आई। मेटल के स्टैंड में जहां अब एक गरम गरम आग जल रही थी, एक सिगार बाहर निकला। उस पर आधा इंच नरम ग्रे राख थी। धुआं उठ रहा था, इंतजार कर रहा था। 9 o'clock, द बेड्स वार्म्ड देयर हिडन सर्किट्स फॉर नाइट्स वर कूल हेयर। 9:05, अ वॉइस स्पोक फ्रॉम द स्टडी सीलिंग, मिसिस MC सिलन, विच पोएम वुड यू लाइक दिस इवनिंग? द हाउस वॉज साइलेंट। 9 बजे बेड्स ने अपने छिपे हुए सर्किट गर्म कर लिए क्योंकि यहाँ रात ठंडी होती थी। 9:05 स्टडी रूम की छत से एक आवाज़ आई, मिसेस MC सिलन, आज आप कौन सी पोएम सुनना चाहेंगी? घर खामोश था। द वॉइस सेड एट लास्ट, सिंस यू एक्सप्रेस नो प्रेफरेंस, आई शैल सेलेक्ट अ पोएम एट रैंडम। क्वाइट म्यूजिक रोज टू बैक द वॉइस, सारा टेस्डेल, एज आई रिकॉल योर फेवरेट। आखिरकार आवाज़ ने कहा, चूँकि आपने कोई पसंद नहीं बताई तो मैं एक रैंडम पोएम चुनूंगी। शांत म्यूजिक ने आवाज़ का साथ दिया, सारा टेस्डेल, मुझे याद है आपकी फेवरेट। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड स्वॉलोज सर्कलिंग विथ देयर शिमरिंग साउंड। खूबसूरत बारिशें आएंगी और ज़मीन की खुशबू और चमकती आवाज़ के साथ घूमती हुई स्वॉलो। दोस्तों, स्वॉलो एक चिड़िया का नाम है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो कहती हैं कि स्वॉलो अपने सुनहरे आवाज़ के साथ गोल गोल घूमेगा। एंड फ्रॉग्स इन द पुल्स सिंगिंग एट नाइट एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रेमुलस वाइट। और तालाबों में मेंढक रात में गाएंगे और जंगली बेर के पेड़ हिलते हुए सफ़ेद होंगे। मतलब जंगली बेर के पेड़ के वाइट कलियां जब हवा में हिलेंगी तो क्या खूबसूरत लगेंगी। रॉबिन्स विल वेयर देयर फेदरी फायर विस्लिंग देयर विम्स ऑन अ लो फेंस वायर। रॉबिन अपने पंखों की आग पहनेंगे। मतलब रॉबिन एक चिड़िया है जो ग्रे और ऑरेंज कलर का होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो रॉबिन अपने ग्रे और ऑरेंज पंख में बहुत खूबसूरत लगेंगे और ऐसा लगेगा कि उन्होंने आग के पर पहने हुए हैं। रॉबिन चिड़िया एक छोटे जंगल के तर पर बैठकर अपने मर्जी की गीत गाएगा। विस्लिंग मतलब सीटी बजाना, मतलब गीत गाना। विम्स मतलब मर्जी, ख्वाहिश, डिज़ायर। तो रॉबिन्स भी खुश होंगे, जंगली बेर के पेड़ के वाइट कलियाँ भी खुश होंगी, मेंढक भी खुशी से गाना गाएंगे। मतलब सब लोग खुश होंगे, खूबसूरत बारिशें होंगी। और ये सब कब होगा? And not one will know of the war, not one will care at last when it is done, not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. और ये सब कब होगा? जब जंग ख़त्म हो जाएगी और जंग में सभी इंसान तबाह हो जाएंगे, सभी के सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो सारे बर्ड्स और ट्रीज़ खुश होंगे, किसी को इंसान की फिक्र नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं होगा कि इंसान इस दुनिया से चला गया है। एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, मतलब जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो किसी को पता ही नहीं होगा। नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन, और जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो किसी को परवाह ही नहीं होगी। नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉट ट्री, ना ही किसी चिड़िया को और ना ही किसी पेड़ को इसकी फ़िक्र होगी। इफ़ मैनकाइंड पेरिश्ड अटरली, अगर इंसान मुकम्मल तौर पर मतलब कम्प्लीटली तबाह हो जाए। पेरिश्ड मतलब ख़त्म हो जाना, अटरली मतलब हमेशा के लिए। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वोक एट डॉन वुड स्कार्सली नो दैट वी वर गॉन, और स्प्रिंग जो बाहर सुबह उठेगी उसे पता ही नहीं होगा कि हम मतलब इंसान यहाँ से चले गए हैं। स्कार्सली मतलब थोड़ा, लेकिन यहाँ मतलब है कि पता ही नहीं होगा। इस पोएम का थीम थोड़ा बता दूं मैं आपको कि जिस तरह से इंसान जंगें लड़ रहा है, एक दिन इंसान ख़त्म हो जाएगा, और जिस दिन इंसान इस दुनिया से चला जाएगा उस दिन नेचर बहुत खुश होगी, उस दिन नेचर खूब एंजॉय करेगी, स्प्रिंग खूब एंजॉय करेगी, बहार बहुत खुश होगी, सभी बर्ड्स आज़ाद होंगे,
सभी जंगली बेर के पेड़ की कलियां खुश होगी। किसी को परवाह ही नहीं होगी कि इंसान इस दुनिया से चला गया है। मैं बता दूं कि ये स्टोरी की थीम नहीं है, ये पोएम की थीम है। स्टोरी की थीम इसके बिल्कुल अपोजिट है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एंड फायर बर्न्ड ऑन द स्टोन हर्थ एंड द सिगार फेल अवे इनटू अ माउंड ऑफ क्वाइट ऐश ऑन इट्स ट्रे। The empty chairs faced each other between the silent walls and the music played. आग पत्थर के स्टोन पर जलती रही और सिगार अपनी ट्रे पर शांत राख के ढेर में गिर गया, मतलब जल गया। खाली कुर्सियां एक दूसरे के सामने शांत दीवारों के बीच रखी रहीं और म्यूजिक बजता रहा। At 10 o'clock the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent, bottled, shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. Fire! Screamed a voice. The house lights flashed. Water pumps shot water from the ceilings, but the solvent spread on the linoleum, licking, eating under the kitchen door, while the voices took it up in chorus. Fire! 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 10 बजे घर मरने लगा, मतलब इस घर के लोगों ने ये टाइम सोने के लिए सेट किया होगा, इसलिए घर की लाइट्स ऑफ होने लगी, सारी मशीनें बंद होने लगी और तभी एक हवा चली। एक गिरती हुई पेड़ की शाखा मतलब ब्रांच किचन के खिड़की से टकराई। सफाई करने का केमिकल जो कि बोतल में था स्टोव पर टूट गया। कमरा एक पल में जल उठा। आग! एक आवाज़ चीखी। घर की लाइट्स ऑन हो गई। पानी की पंप्स ने छत से पानी की बौछार की, लेकिन केमिकल पूरे फर्श पर फैल गया था। लिनोलियम एक तरह के फर्श को कहते हैं, तो केमिकल पूरे फर्श पर फैल गया था, चाटते हुए, खाते हुए किचन के दरवाजे के नीचे से, जबकि आवाज़ें एक साथ कोरस में चिल्लाने लगी, आग! 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 The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water, rats squeaked from the walls, pistoled their water, and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. अरे हट 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 हट, इंस्टाग्राम का ट्रेंड यहाँ नहीं चल रहा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? घर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, दरवाजे कस कर बंद हो गए, लेकिन आग के गर्मी से खिड़कियाँ टूट गई और हवा ने आग को अंदर खींच लिया। मतलब एयर में ऑक्सीजन होता है जो कि कंबस्टिबल होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि हवा चली और आग को अपने अंदर खींच लिया, मतलब और बढ़ा दिया। अब घर हारने लगा क्योंकि फायर 10 बिलियन गुस्से वाले स्पार्क्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ थी, तकरीबन 10 बिलियन थी, जो गुस्से से और बहुत आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे और ऊपर सीढ़ियों पर भी चढ़ रहे थे, जबकि दौड़ते हुए पानी लिए चूहे दीवारों से चिल्लाए और जिस तरह से पिस्तौल से गोलियां निकलती हैं उसी तरह से उन्होंने पानी की बौछार की और फिर और पानी के लिए दौड़ पड़े और दीवारों में लगे शावर्स ने मशीनी बारिश की बौछार की। घर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आग को बुझा दे, बट टू लेट। समवेयर साइंग अ पंप स्ट्रक्ड to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls, like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कहीं आ भरते हुए एक पंप रुक गया। आग बुझाने वाली बारिश बंद हो गई। रिजर्व वाटर सप्लाई, जो कि नहाने और गंदे बर्तन धोने के लिए भरी हुई थी कई शांत दिनों तक के लिए, वो ख़त्म हो गई। अब आग की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे वो करे, और आग ने सीढ़ियों को तोड़ा और ऊपर गई। दोस्तों, पिकासो और मैटिसी ये 2 पेंटर्स थे और इनकी पेंटिंग्स को कही गई है पिकासोज एंड मैटिसेस। मतलब ये जो पेंटिंग्स थी वो बहुत महंगी थी, ये बहुत ही फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स थी। ऊपर के हॉल्स में पिकासो और मेटिसी की पेंटिंग्स लगी हुई थी। आग ने ये पेंटिंग्स बहुत शौक से खाई। कहते हैं कि आग ने ये पेंटिंग्स बहुत शौक से खाई। लाइक डेलिकेसीज। दोस्तों, डेलिकेसीज उस निवाले को कहते हैं जो बहुत टेस्टी और महंगी होती है और बहुत ही मुश्किल से मिलती हो। तो कहते हैं कि उस डेलिकेसीज के तरह आग ने पिकासो और मेटिसी की पेंटिंग्स को मज़े ले लेकर खाया। ऊपर का जो फ्लैश था उसे पका कर खाया
और कैनवस को क्रिस्पी खाने की तरह मजे ले लेकर खाया और उसे एक खाली राख में बदल दिया। दोस्तों कैनवसेस कहते हैं उस मजबूत कपड़े को जिस पर पेंटिंग्स बनी हुई थी। नाउ द फायर ले इन बेड्स, स्टूड इन विंडोज, चेंज द कलर ऑफ ड्रेप्स। दोस्तों ड्रेप्स कहते हैं कर्टन्स को, पर्दे को। अब आग बिस्तरों में लेट गई, खिड़कियों में खड़ी हो गई, पर्दों के रंग बदल दिए। एंड देन रेनफोर्समेंट्स फ्रॉम एटिक ट्रैप डोर्स, ब्लाइंड रोबोट फेसेस peered डाउन with faucet mouths, gushing green chemical. The fire backed off as even an elephant must at the sight of a dead snake. और फिर मदद आ गई। किसके लिए मदद आ गई? घर के लिए मदद आ गई। उस घर में सभी चीज़ों का इंतजाम था। जब आग हद से ज़्यादा बढ़ गई तब एटिक के दरवाज़ों से रोबोट्स के चेहरे नज़र आए। दोस्तों एटिक ट्रैप डोर मतलब छत के नीचे एक छोटा सा रूम होता है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो कहते हैं कि एटिक के दरवाज़ों से रोबोट्स के चेहरे नज़र आ गए नीचे देखते हुए, और उनके मुंह में नलके लगे हुए थे जो ऊपर से नीचे आग पर ग्रीन कलर के केमिकल्स गिरा रहे थे। अब आग पीछे हट गई, बैक्ड ऑफ मतलब पीछे हट गई। जिस तरह से एक हाथी मरे हुए सांप को देखकर 1 मिनट के लिए रुक जाता है, उसी तरह से ये आग पीछे हट गई। दोस्तों यहाँ स्पीकर मेटाफोर यूज़ किए हैं, कंपेयर किए हैं आग को एलिफेंट से, कि आग जो थी वो बड़े हाथी की तरह थी और रोबोट्स डेड स्नेक की तरह थी। तो कहना चाह रहे हैं कि आग बहुत पावरफुल थी और छोटे रोबोट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर भी आग थोड़ी देर के लिए डर गई। जिस तरह से एलिफेंट डेड स्नेक को देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, उसी तरह से आग भी रुक गई। Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a clear cold venom of green froth. दोस्तों whipping मतलब जल्दी जल्दी मूव करना, venom पॉइजन को कहते हैं और froth फोम को कहते हैं, फोम को। अब वहाँ फर्श पर 20 सांप घूम रहे थे। मतलब जिस तरह से सफाई करने वाले रोबोट चूहे थे, वैसे ही आग बुझाने के लिए रोबोट स्नेक्स थे। तो ये स्नेक्स झट से नीचे आ गए और हरे झाग के ठंडे साफ जहर से आग को मार रहे थे। ग्रीन फ्रॉथ मतलब ग्रीन कलर का झाग और वेनम मतलब जहर, मतलब ग्रीन कलर के झाग निकल रहे थे जो आग के लिए जहर का काम कर रहे थे। बट द फायर वॉज क्लेवर, लेकिन आग चालाक थी। इट हैड सेंट फ्लेम आउटसाइड द हाउस अप थ्रू द एटिक टू द पम्प्स देयर एन एक्सप्लोजन। उसने घर के बाहर आग भेज दी थी, मतलब आग पूरी फैल गई थी और एटिक से होते हुए पंप्स तक पहुंच गई और अचानक एक धमाका होता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको कि एटिक कहते हैं छत के नीचे एक छोटा सा रूम या किसी तरह के स्पेस को। द एटिक ब्रेन विच डायरेक्टेड द पंप्स वॉज शैटर्ड इनटू ब्रोंज श्रापनेल ऑन द बीम्स। तो एटिक मतलब जो छत के नीचे स्पेस था, वहीं से सभी पंप्स कंट्रोल होते थे, इसलिए उसे एटिक ब्रेन बोला गया है। तो कहते हैं कि जो एटिक की ब्रेन थी जो आज तक पंप्स को कंट्रोल करती थी, वो टूट कर चकनाचूर हो गई। शैटर्ड इनटू ब्रोंज श्रापनेल ऑन द बीम्स मतलब वो टूट कर चकनाचूर होकर छोटे छोटे ब्रोंज के टुकड़े में बिखर गई। द फायर रश्ड बैक इनटू एवरी क्लोजेट एंड फेल्ट ऑफ द क्लोथ्स हंग देयर। आग तेजी से हर अलमारी में घुस गई और वहाँ लटके कपड़ों को महसूस किया। The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Help! Help! Fire! Run! Run! Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice, and the voices wailed, Fire! Fire! Run! Run! Like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest. Alone, alone, and the voices fading as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. 1, 2, 3, 4, 5 voices died. घर कांप उठा जैसे ओक की हड्डियां हड्डियों पर रगड़ रही हो। उसकी खुली हुई स्केलेटन गर्मी से सिकुड़ गई। उसके तार, उसकी नसें जैसे एक सर्जन ने स्किन को फाड़कर लाल वेन्स और कैपिलरीज को उबालती हवा में कांपने के लिए छोड़ दिया हो। मैं इसका मतलब फिर से बताता हूँ कि घर जो था वो गिर गया, उसकी तारें नज़र आ गई। आपको पता है कि घर में इतना कुछ प्रोग्राम था तो वायर्स तो होंगी ही। तो उस घर की जब दीवारें गिरती हैं तो जाहिर है तार तो नज़र आएंगे ही। और ओक की लकड़ियाँ थी वो सब दिखने लगी, उसकी नसें दिखने लगी। उसकी नसें दिख रही थी जैसे एक सर्जन स्किन को फाड़ कर लाल वेन्स
और कैपिलरीज को गर्म उबालती हवा में छोड़ दिया हो। मदद मदद, आग, भागो भागो। आग की गर्मी ने शीशों को इस तरह से तोड़ दिया जैसे पहली ठंडी सर्दियों की बर्फ शीशे को तोड़ती है। अब आवाज़ें मातम मनाने लगी, सभी आवाज़ें रो पड़ी, आग आग, भागो भागो, जैसे खौफनाक दुखद नर्सरी के राइम हो। दर्जनों आवाज़ें, ऊंची नीची, और उनके आवाज़ ऐसे लग रहे थे जैसे जंगल में बच्चे मर रहे हो अकेले अकेले। और आवाज़ें मुरझा गईं जैसे वायर्स ने अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग को गर्म चस्टनट की तरह फोड़ दिया हो। मतलब वायर्स अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग से बाहर आ गए जैसे चस्टनट्स फूट कर बाहर आते हैं। तो कुल मिलाकर मशीनें जल रही थी। 1 2 3 4 5 आवाज़ें मर गईं। इन द नर्सरी द जंगल बर्न, ब्लू लायंस रोड, पर्पल जिराफ्स बाउंडेड ऑफ, द पैंथर्स रैन इन सर्कल्स चेंजिंग कलर, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. दोस्तों, बाउंडेड ऑफ मतलब जम करना। नर्सरी में जो जंगल था वो भी जल गया। नीले शेर गरजने लगे, पर्पल जिराफ कूदने लगे, पैंथर्स मतलब तेंदुए गोल गोल दौड़ने लगे, रंग बदलने लगे, और 10 लाख जानवर आग के आगे आगे भाग रहे थे और सभी दूर के नदी की ओर दौड़ते हुए गायब हो गए। 10 और आवाज़ें मर गई, मतलब धीरे धीरे सभी मशीनें खत्म हो रही थी। इन द लास्ट इंस्टेंट अंडर द फायर एवलांच अदर कोरसेस ऑब्लिवियस could be heard announcing the time, cutting the lawn by remote control mover or setting an umbrella frantically out and in, the slamming and opening front door, 1,000 things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before or after the other, a scene of maniac confusion, yet unity, singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away, and one voice with sublime disregard for the situation read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. दोस्तों, एवलांच उस बर्फ को कहते हैं जो पहाड़ से गिरती है, मतलब पहाड़ से गिरने वाले बर्फ को एवलांच कहते हैं। तो आग के पहाड़ के नीचे लास्ट मोमेंट में अदर कोर्सेस मतलब और भी आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, कुछ मशीनें आग को सह सकती थी, मतलब कुछ मशीनें हीट रेजिस्टेंट थी। तो वो मशीनें इस बात से बेखबर थी कि घर जल रहा था, समय की घोषणा कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल से लॉन काट रहे थे, या छाते को पागलपन में अंदर बाहर कर रहे थे। सामने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो रहा था और खुल रहा था, मतलब सारी मशीनें डिस्टर्ब हो गई हैं, सभी आग में जल रहे हैं और सभी मशीनें ख़राब हो गई हैं। और हज़ारों चीज़ें हो रही थी, जैसे घड़ी के दुकान में हर घड़ी अपने समय से पहले या बाद में बजती है। मतलब जैसे घड़ी के दुकान में 1 घंटा पूरा होने पर सभी घड़ियाँ 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद बजती है, सभी एक साथ नहीं बजती है, एक पागल करने वाला कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। उसी तरह घर में आवाज़ें गूंज रही थी, आगे पीछे, कोई तेज़ कोई धीमा, पर फिर भी सभी में एकता थी, गाते हुए चिल्लाते हुए। कुछ आखिरी बचे हुए चूहे बहादुरी से बाहर निकल रहे थे ताकि भयानक राख को हटा सके, साफ कर सके। और एक आवाज़ सिचुएशन की परवाह किए बिना जलते हुए स्टडी रूम में ज़ोर से पोयम पढ़ रही थी, जब तक कि सभी फिल्म के रीलें जल नहीं गई। दोस्तों, स्पूल कहते हैं उस रील को जिसमें फिल्म लगी होती है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो जलते हुए स्टडी रूम में एक आवाज़ ज़ोर से पोयम पढ़ रही थी, जब तक कि सभी फिल्म के रीलें जल नहीं गई, सभी तार जल नहीं गए और सर्किट टूट नहीं गया। द फायर बर्स्ट द हाउस एंड लेट इट स्लैम फ्लैट डाउन, पफिंग आउट स्कर्ट्स ऑफ स्पार्क एंड स्मोक। दोस्तों, स्लैम मतलब कोलैप्स करना फोर्सफुली। तो आग ने घर को तोड़ दिया और उसे गिरा दिया, ढा दिया, और बाहर के हिस्सों को चिंगारी और धुएं में उड़ा दिया। इन द किचन एन इंस्टेंट बिफोर द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर, द स्टोव कुड बी सीन मेकिंग ब्रेकफास्ट at a psychopathic rate, 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which eaten by fire, started the stove working again, hysterically hissing. दोस्तों, टिम्बर एक तरह का लकड़ी होता है और ये लकड़ी किचन में लगा हुआ था। तो किचन में आग और लकड़ी की बारिश से पहले मैंने बताया ना कि किचन में टिम्बर लकड़ी लगी हुई थी, जब आग लगी तो सब लकड़ी जल गई। तो किचन में आग की बारिश से पहले स्टोव को अब नॉर्मल स्पीड से ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखा जा सकता था। 10 दर्जन अंडे, 6 टोस्ट की रोटियां,
20 दर्जन पिक के स्ट्रिप्स बना रहा था जिसे आग खा रही थी और स्टोव को फिर से काम करने पर मजबूर कर रही थी और स्टोव भी थकने के कारण अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। मतलब स्टोव को लग रहा था कि घर के लोग सारा नाश्ता कर रहे थे और वो और ज़्यादा नाश्ता बना रहा था, जबकि सारा नाश्ता तो आग जला दे रही थी और स्टोव को और काम करने पर मजबूर कर रही थी। अच्छा, साइकोपैथिक मतलब एबनॉर्मल, लोव्स मतलब छोटे छोटे पीस, स्ट्रिप्स मतलब बड़े बड़े पीस, हिस्टेरिकली मतलब पागलपन मैडली, हिसिंग मतलब साउंड। The crash, the attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into subcellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एटिक जो ऊपर था वो किचन और बैठने के कमरे के ऊपर गिर गया। बैठने का कमरा तहखाने में था और जितनी भी चीज़ें थी सभी गिर गई। डीप फ्रीज, आर्मचेयर, फिल्म टेप्स, सर्किट्स, बिस्तर्स और सब कुछ जैसे कंकाल बेतरतीब ढंग से नीचे फेंका जाता है उसी तरह सब नीचे गिर गई। स्मोक एंड साइलेंस, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक, धुआं और शांति, हर जगह सिर्फ धुआं रह गया। डॉन शोड फेंटली इन द ईस्ट, अमंग द ruins one wall stood alone, within the wall a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. ईस्ट में हल्की सुबह दिखाई दी, खंडरों के बीच एक दीवार अकेली खड़ी थी। दीवार के अंदर एक लास्ट आवाज बार बार लगातार कहती रही, यहाँ तक कि सूरज उगकर उस टूटे हुए ढेर और धुएं पर चमकने लगा। टुडे इज अगस्त 5, 2026, टुडे इज अगस्त 5, 2026, टुडे इज, आज 5 अगस्त है, आज 5 अगस्त 2026 है आज। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। साथ ही इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।